क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शुरुआती जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, आगे चलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक बना। ये कहानी है रतन टाटा की, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारतीय उद्योग जगत को नया आकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी साधारण थी और उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया? आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रसिद्ध पारसी परिवार में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के वंशज हैं, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस कठिन दौर में उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। शिक्षा और पहली चुनौतियां। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई साधारण नौकरियां भी की, जैसे होटल में डिशवॉशर और मजदूर के रूप में काम करना। इससे उन्हें असली दुनिया की समझ मिली और मेहनत का असली मूल्य पता चला। टाटा ग्रुप में एंट्री और संघर्ष। 1962 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम किया, जहां वे मजदूरों के साथ रहे, उनकी परेशानियां समझीं और जमीन से जुड़ी चुनौतियों को महसूस किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन क्या ये सफ़र आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्हें विरासत में टाटा ग्रुप जरूर मिला, लेकिन उसे आधुनिक बनाने और वैश्विक स्तर तक ले जाने में उन्होंने जो संघर्ष किए, वे हर युवा के लिए सीखने लायक हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे रतन टाटा ने संघर्षों के बावजूद टाटा ग्रुप को एक नया रूप दिया। टाटा ग्रुप की कमान संभालने की चुनौती। 1991 एक महत्वपूर्ण साल था, जब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। लेकिन ये जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। उस समय टाटा ग्रुप के अलग अलग सेक्टर्स में कई अनुभवी और प्रभावशाली अधिकारी थे, जो J.R.D. टाटा पिछले चेयरमैन के करीबी थे और रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। रतन टाटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी टाटा ग्रुप को एक संगठित, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी कंपनी बनाना। उस समय टाटा ग्रुप में लगभग 300 से अधिक स्वतंत्र कंपनियां थीं और हर कंपनी अपने अपने तरीके से चल रही थी। उनमें कोई स्पष्ट समन्वय नहीं था। उन्होंने सबसे पहले टाटा ग्रुप की संरचना में सुधार किया, जिससे हर कंपनी टाटा ब्रांड के तहत एक संगठित तरीके से काम करे। नई सोच और कड़े फैसले। रतन टाटा ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय विवादित माने गए, लेकिन आगे चलकर टाटा ग्रुप के लिए वरदान साबित हुए। 1. टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार। 1998 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के जरिए भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च करने का फैसला किया। उस समय टाटा ग्रुप ऑटोमोबाइल सेक्टर में केवल ट्रक और बसें बनाता था। जब उन्होंने कार बनाने की योजना बनाई, तो कई विशेषज्ञों और बिजनेस लीडर्स ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि टाटा को कार बनाने का कोई अनुभव नहीं है, ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई और कुछ महीनों में ही भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में शामिल हो गई। इसने भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नया आयाम दिया और टाटा मोटर्स को मजबूती दी। 2. फोर्ड को जवाब, जैगुआर और लैंड रोवर की ऐतिहासिक खरीद। साल 1999 में जब टाटा मोटर्स की कार इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में संघर्ष चल रहा था, तो रतन टाटा ने अपनी कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। वे अपनी टीम के साथ अमेरिका की बड़ी ऑटो कंपनी फोर्ड के पास गए, जहां फोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित किया। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती, तो तुम इसे क्यों बना रहे हो? इसे हमें बेच दो, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी टीम को वापस भारत लाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को मजबूत किया, इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सिर्फ 9 साल बाद 2008 में टाटा ने वही जैगुआर और लैंड रोवर JLR ब्रांड फोर्ड से खरीद लिया। आज JLR टाटा मोटर्स के लिए सबसे मुनाफे वाला ब्रांड है और फोर्ड को इसे बेचना पड़ा क्योंकि वह खुद आर्थिक संकट में आ गया था। यही रतन टाटा की दूरदृष्टि थी। सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक नेतृत्व। रतन टाटा केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता से लेते थे। 1. टाटा ग्रुप का लाभ से पहले लोग सिद्धांत। रतन टाटा हमेशा मानते थे कि बिजनेस केवल मुनाफे के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। इसलिए उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी उतनी ही रुचि दिखाई। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ग्रुप के लाभ का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में लगाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर के इलाज के लिए भारत का प्रमुख केंद्र है।
नैनीताल और उत्तराखंड बाढ़ राहत, कोविड-19 सहायता जैसे कई सामाजिक कार्यों में भी वे सबसे आगे रहे। 2. छोटे दुकानदारों और गरीबों के लिए टाटा नैनो। 2008 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिसका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। हालांकि यह प्रोजेक्ट बाजार में बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि रतन टाटा का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि आम आदमी तक टेक्नोलॉजी और सुविधाएं पहुंचाना था। एक महान लीडर की पहचान सिर्फ उसकी सफलता से नहीं होती, बल्कि उससे मिलती सीखों और उसकी छोड़ी हुई विरासत से भी होती है। रतन टाटा न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन हैं, बल्कि वे नैतिकता, परोपकार और दूरदृष्टि के प्रतीक भी हैं। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक पहचान दी, अपने पद से संन्यास लेने के बाद भी समाज के लिए काम करते रहे और क्यों वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। टाटा ग्रुप का वैश्विक विस्तार और ऐतिहासिक अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जिससे टाटा ग्रुप एक भारतीय कंपनी से निकलकर एक वैश्विक ब्रांड बन गया। 1. कोरस स्टील का अधिग्रहण 2007। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की स्टील कंपनी कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो उस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी। ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा था, जिसकी कीमत $12 बिलियन लगभग 55,000 करोड़ रुपये थी। इससे टाटा स्टील को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और वह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक बन गई। 2. जैगुआर लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण 2008। जब 2008 में वैश्विक मंदी के कारण फोर्ड कंपनी आर्थिक संकट में थी, तब टाटा मोटर्स ने $2.30 बिलियन लगभग 10,000 करोड़ रुपये में जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड खरीद लिया। ये वही कंपनी थी जिसकी मीटिंग में 1999 में फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा को अपमानित किया था। लेकिन रतन टाटा ने बिना बदले की भावना के सिर्फ अपने विजन और बिजनेस स्किल्स से यह डील की। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं और फोर्ड को खुद अपनी इस गलती का पछतावा हुआ। 3. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को दुनिया का एक लीडर बनाना। रतन टाटा के विजन के कारण टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS आज दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। ये भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी बन गई और ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। संन्यास के बाद भी समाज के लिए योगदान। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से संन्यास ले लिया, लेकिन वे आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। 1. स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को सपोर्ट। रतन टाटा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत समर्थन देते हैं। उन्होंने पेटीएम, ओला, जिवम, अर्बन लैडर, स्नैपडील जैसी कई स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया और नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। 2. हेल्थ केयर और एजुकेशन में योगदान। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने भारत के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर और शिक्षा को बढ़ावा दिया। IIT और अन्य तकनीकी संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की मदद दी और देश के लिए अस्पताल और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाई। 3. टाटा एयरलाइन की वापसी। एयर इंडिया। टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया को सरकार से खरीद लिया, जिससे यह एयरलाइन दोबारा टाटा के हाथों में आ गई। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि एयर इंडिया की शुरुआत भी टाटा ग्रुप ने ही की थी। रतन टाटा ने इस डील पर सिर्फ इतना कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस टायकून की नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जो नैतिकता, संघर्ष और समाज सेवा का आदर्श है। उनसे हम कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। अपमान का जवाब सफलता से दें। फोर्ड कंपनी ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने उसी कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद कर दुनिया को दिखा दिया कि असली जवाब मेहनत और सफलता होती है। नौकरी के बजाय नई चीज़ें बनाने की सोचें। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि नई तकनीकों और इनोवेशन को आगे बढ़ाया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने टाटा ग्रुप का मुनाफा समाज के उत्थान में लगाया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदली। कभी हार मत मानो। टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कई चीज़ें शुरुआत में असफल रहीं, लेकिन वे कभी रुके नहीं, बल्कि नई चीज़ें बनाते गए। निष्कर्ष: रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ आएंगी, लोग आपको कमज़ोर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दूरदृष्टि, ईमानदारी और कड़ी मेहनत है, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आज भी जब वे सोशल मीडिया पर किसी स्टार्टअप का समर्थन करते हैं या समाज सेवा के लिए कोई पहल करते हैं, तो लोग उन्हें सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं, बल्कि एक महान इंसान के रूप में देखते हैं। यही है रतन टाटा की असली विरासत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।